हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंदोंग अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए फौरन से जाकर जिनमू से भिड़ गया, जहां लिंदोंग के लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई क्योंकि जिनमू एक हाफ स्टेप निर्वाणा रेल्म का वॉरियर है और उल्टा लिंदोंग की एनर्जी भी पहले काफी सारा कंज्यूम हो चुकी थी। लेकिन फिर भी लिंदोंग हार नहीं मानता और अपने दोस्तों के लिए आखिरकार हम देखते हैं कि उसने अपने सेलेस्टियल हेवनली फिंगर टेक्निक को अपग्रेड कर दिया, जिसे वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पामर अटैक में बदलते हुए यहाँ जिनमू और उसके साथियों की जान ले लेता है। दूसरी तरफ हम लोगों ने मिस किंगसी और ब्रदर युआन कैंग को भी देखा, जो कि उसी निर्वाणा ड्रैगन वाली मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि पीछे की तरफ चूंकि लिंदोंग ने जिनमू को मार दिया था, तो वो उसकी होली एलिफेंट कोल्यूजन टेक्निक को भी उसकी बॉडी से लेकर सीख लेता है। साथ ही साथ लिंदोंग को फिक्र हो रही थी कि वो फ्यूचर में निर्वाणा रेल्म वॉरियर्स के सामने आखिर कैसे टिक पाएगा, क्योंकि आज के दिन एक हाफ स्टेप निर्वाणा रेल्म वॉरियर के साथ फाइट करती उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। जो सुनकर मिस्टर डाउ लिंदोंग को एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक देता है, जिस टेक्निक की वजह से लिंदोंग के पास निर्वाणा गोल्डन बॉडी आ चुकी थी। यानी कि ये बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि लिंदोंग पावरफुल से पावरफुल अटैक को भी अपनी बॉडी पर झेल सके और साथ ही साथ वो एक निर्वाणा रेल्म के वॉरियर का भी मुकाबला कर पाएगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मिस किंगसी और ब्रदर युआन कैंग से होता है, जो दोनों अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ब्रदर युआन कैंग मिस किंगसी को ही देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय यहाँ पर मिस किंगसी को ही ताड़ने आया हो। तभी अचानक दूसरी तरफ मिस किंगसी ब्रदर युआन कैंग से कहती है, युआन कैंग क्या तुमने वो एनर्जी महसूस करी? जिस पर युआन कैंग भी होश में आते हुए कहता है कि क्या, कौन सी एनर्जी? जो सवाल करती जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसे एक पहाड़ दिखाई दिया, जिसके अंदर से एक इवल एनर्जी लोगों को महसूस हो रही थी। इसलिए ब्रदर कैंग युआन मिस किंगसी से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम पीछे रहो, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ। और ये कहने के बाद वो मिस किंगसी के सामने हीरो बनकर हीरोइक एंट्री के साथ फौरन उस पहाड़ के अंदर चला गया, जहाँ उसे अपने सामने एक प्लेटफॉर्म दिखा और इस प्लेटफॉर्म पर उसी तरह की इवल सिंबल बने हुए थे। ये देखकर ब्रदर कैंग युआन समझ गया कि उन निर्वाणा ड्रैगन्स को यहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आखिर ये काम किसका था? इससे पहले कि वो इस बारे में जान पाता, तभी अचानक उसे बाहर से मिस किंगसी की आवाज सुनाई थी, जो कि ब्रदर कैंग युआन से कह रही थी कि फौरन वहाँ से बाहर निकलो। लेकिन दूसरी तरफ ब्रदर युआन कैंग इससे पहले कि मिस किंगसी की बात मान पाता, तभी अचानक नीचे से एक निर्वाणा ड्रैगन तेजी के साथ बाहर आ जाता है, जिसने फौरन से ब्रदर युआन कैंग को खा लिया। और ये करने के बाद वो निर्वाणा ड्रैगन यहाँ उस पहाड़ से बाहर की तरफ मिस किंगसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिस किंगसी अपने सामने इस पावरफुल निर्वाणा बीस्ट ड्रैगन को अपने सामने देखकर थोड़ा सा परेशान हो गई, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर पहाड़ की दूसरी तरफ एक रोशनी पर पड़ गई, जो कि यकीनन कोई इंसानी वॉरियर था, जो कि इस फाइट के मौके का फायदा उठाकर तीसी के साथ यहाँ से बचकर निकलना चाहता है। और अफसोस की बात तो ये थी कि मिस किंगसी उसे फॉलो भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये निर्वाणा ड्रैगन मिस किंगसी को भी खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। जहाँ बचते बचाते अचानक से मिस किंगसी ने देखा कि उस निर्वाणा ड्रैगन के अंदर से बॉडी पर्पल कलर की चमकने शुरू हो गई, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्रदर कैंग युआन कर रहा था। और यहाँ बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने के बाद अचानक ही हम देखते हैं कि ब्रदर कैंग युआन ने उस निर्वाणा ड्रैगन की बॉडी को अंदर से ही ब्लास्ट कर दिया, जिसे मारने के बाद ब्रदर युआन कैंग काफी कूल तरीके से बाहर आकर कहता है कि गंदा क्रीचर। दूसरी तरफ मिस किंगसी के सर पर से जब इस निर्वाणा ड्रैगन का खतरा हट चुका था, तो हम देखते हैं कि वो तीसी के साथ उसी वॉरियर को फॉलो करने शुरू हो गई, जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में वो वॉरियर भी अपने पीछे मिस किंगसी को देखकर फौरन से उस पर हमला करने की हिम्मत करता है। जिस हमले को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मिस किंगसी फौरन अपने लोटस आर्टिफैक्ट को बाहर की तरफ निकालती हुई शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस किंगसी ने काफी आसानी के साथ अपने लोटस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते उस वॉरियर को भी सिर्फ एक ही अटैक के अंदर हिट करके जमीन पर गिरा दिया, जहाँ वो वॉरियर नीचे आने के बाद तो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। लेकिन वो देखता है कि मिस किंगसी उसके सामने लोटस आर्टिफैक्ट लेकर खड़ी थी, वो इस वक्त फाइट करने के काबिल नहीं है। फिलहाल उसके यहाँ से भागना ही बेहतर था, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, पर तब तक ब्रदर युआन कैंग भी वहाँ पर पहुँच गया, जो कि अपने स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस मिस्टीरियस वॉरियर को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर कौन हो तुम? लेकिन मिस किंगसी तो उसे पहचान गई थी कि ये जरूर जी जुआन टेरिटरी का ही वॉरियर है, और वो उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम हमारे डोंग जुआन डोमेन में क्यों आए? मिस किंगसी का ये सवाल सुनकर तो वो वॉरियर जोर जोर से हंसने लगा, इसलिए हम देखते हैं कि ब्रदर युआन कैंग उससे तकलीफ देते हुए कहता है कि सवाल का जवाब दो। लेकिन वो आदमी तो पूरी तरीके से पागल था, जो कि खुद को ही यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए कहता है कि तुम सारे के सारे सुपर सेक्स वाले मारे जाओगे। और ये कहते हुए उसने एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। लेकिन अच्छा हुआ कि दूसरी तरफ मिस किंगसी अपने लोटस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए खुद को और ब्रदर कैंग युआन को प्रोटेक्ट कर चुकी थी। ब्रदर कैंग युआन मिस किंगसी से कहता है कि ये कमीना हमें भी अपने
साथ लेकर मरना चाहता था, पर अच्छा हुआ कि तुमने हम दोनों को बचा लिया। जिस पर मिस किंगसी कहती है कि ये इकलौता अकेला आदमी नहीं होगा जो कि इस एंशिएंट बैटलफील्ड में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। इसके और भी कई सारे साथी यहाँ पर मौजूद होंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ ब्रदर कैंग युआन सवाल करके पूछता है फिर हमें क्या करना चाहिए। मिस किंगसी उसे जवाब देते हुए कहती है कि इस काम में जी जुआन डोमेन वाले लोग शामिल है, इसलिए हम दोनों कोई भी फैसला नहीं कर सकते, बल्कि हमें इस बारे में अपने मास्टर्स को बताना होगा। वही फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जो सब कहते हुए मिस किंगसी यहाँ पर युआन कैंग को अलविदा करते हुए फौरन वहाँ से रवाना हो गई। जो देखकर युआन कैंग को थोड़ा सा बुरा तो लगा कि मिस किंगसी ने उसे बाय बाय तक नहीं बोला, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये है ही ऐसी लड़की और इसी वजह से तो ये मुझे पसंद है। चलो लगता है कि अब मुझे भी अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। जो कहते हुए ब्रदर युआन कैंग भी वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ सन सिटी पर आ गया, जो कि होली लाइट डायनेस्टी के चुंगल से आजाद होने के बाद काफी जरा बेहतर हो चुका था। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद गार्ड्स की नजर यहाँ लिंदोंग पर भी पड़ गई, जो कि ज़ामियान पर उड़ता हुआ यहाँ आ रहा था। और लिंदोंग चूंकि इनका हीरो है इसलिए वो लोग काफी जरा खुश हो गए। लिंदोंग भी यहाँ पर कई दिनों बाद वापस से सन सिटी आया था, इसलिए सब लोग उससे प्यार से ग्रीट कर रहे थे। तभी अचानक थर्ड प्रिंस भी लिंदोंग को देखकर कहता है कि लिंदोंग आखिरकार तुम आ ही गए। जो देखकर तो लिंदोंग थर्ड प्रिंस को रिस्पेक्ट पेश करते हुए यूर मेजेस्टी कहता है, लेकिन दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस लिंदोंग से कहता है कि मेरे सामने इतना रिस्पेक्टफुल होने की कोई जरूरत नहीं, तुम और मैं आज से भाई है, तुम मुझे भाई कहकर पुकारा करो। जो सुनकर लिंदोंग भी खुश होते हुए कहता है कि ठीक है ब्रदर मोलिंग। जो सुनकर मोलिंग भी यहाँ लिंदोंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब चूंकि तुम वापस आ चुके हो तो मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। जो कहते हुए थर्ड प्रिंस यहाँ लिंदोंग को अपने पास मिस मू के पास ले आता है। दूसरी तरफ मिस मू होंगलिंग भी लिंदोंग को देखकर काफी सारा खुश होते हुए उसे ग्रीट करती है। लिंदोंग भी उसे जवाब देते हुए साथ ही साथ सवाल करके थर्ड प्रिंस से पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। जिस पर थर्ड प्रिंस लिंदोंग को जवाब देते हुए कहता है कि इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बल्कि मिस मू तुम्हें देगी। जो सुनकर ये तीनों ही नीचे की तरफ बैठ गए। दूसरी तरफ मिस मू भी लिंदोंग को बताती है कि मुझे हाल ही में इन्फॉर्मेशन मिली है कि सन सिटी के पास में एक जगह है जिसे ली यान वैली के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कुछ लोगों को एंशिएंट ट्रेजर दिखे। जो सुनकर लिंदोंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा एंशिएंट ट्रेजर। इस पर मिस मू जवाब देते हुए कहती है कि हाँ सही सुना, ली यान वैली में कई सारे कीमती मार्शल आर्ट टेक्निक और बहुत सारे अच्छे निर्वाणा पिल्स और ट्रेजर्स मौजूद है, जो कि किसी भी कल्टीवेटर को कल्टीवेशन करने में मददगार साबित होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिस्टर मोलिंग और साथ ही साथ लिंदोंग तुम दोनों मेरे साथ वहाँ पर चलो। जो सुनकर लिंदोंग यहाँ पर अपने ब्रदर मोलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या इरादा है, क्या तुम चलोगे। जो सुनकर मोलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर हाई रैंकिंग डायनेस्टीज के लोग आए होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर चले भी गए तब भी मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी ट्रेजर मिलेगा और बिला वजह मैं खतरा नहीं लेना चाहता। पर तभी अचानक मिस मू कहती है कि वैसे वहाँ पर ऑर्डिनरी ट्रेजर के अलावा स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री भी मौजूद है, जिसके नाम सुनकर तो थर्ड प्रिंस शॉक होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री। मैंने इन ट्रेजर्स के बारे में एंशिएंट बुक में पढ़ा है कि ये किसी की भी मेंटल पावर को इनहेंस कर सकती है, इसलिए थर्ड प्रिंस तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। दूसरी तरफ लिंदोंग भी थोड़ी देर सोचने के बाद मिस मू से सवाल करके पूछता है, वैसे मिस मू मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर तुम इतने कीमती ट्रेजर के बारे में ये सीक्रेट हमारे सामने रिवील क्यों कर रही हो, क्योंकि कल्टीवेटर्स नॉर्मली ऐसा काम करते नहीं। जिस पर मिस मू मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि होली लाइट डायनेस्टी के साथ फाइट करते हुए मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। और वैसे भी इस एंशिएंट बैटलफील्ड में वफादार दोस्त मिलना काफी रेयर है। इसके अलावा अगर मैं ली यान वैली अकेले गई तो मैं वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगी। जो सारी बातें लिंदोंग को काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं और मोलिंग तुम्हारे साथ वहाँ पर चलेंगे। जिस पर थर्ड प्रिंस भी हामी भरते हुए कहता है कि लिंदोंग ने बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर मिस मू इन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। साथ ही साथ वो बताती है फिर तय रहा कि कल सुबह ही हम तीनों यहाँ से ली यान वैली की तरफ रवाना होंगे। इसके बाद मिस मू होंगलिंग वहाँ से जाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाउ लिंदोंग को बता रहा था कि लड़के जरा संभल कर, मुझे ये लड़की कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, लेकिन स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री के लिए रिस्क लेना तो बनता है। लिंदोंग भी मिस्टर डाउ की बात सुनकर उस लड़की पर नजर रखने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि मिस मू जाते जाते मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वो अपने मन में कोई ना कोई प्लानिंग कर रही हो। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये तीनों मिलकर ली यान वैली की तरफ रवाना हो चुके थे। दूर से देखने पर ही लिंदोंग को सामने की तरफ दो एनर्जी का एक दूसरे से टकराव देखने को मिला, यानी कि वहाँ पर यकीनन दो डायनेस्टीज के लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। इसलिए ये लोग भी तेजी के साथ उसी ली यान वैली के एंट्रेंस की तरफ रवाना हो गए, जहाँ वैली में एंटर होने के बाद हम देखते हैं कि मिस मू इन लोगों से कह रही थी हमें उड़ते हुए इस तरह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाई रैंकिंग डायनेस्टीज के डिसाइपल की नजर हम पर पड़ जाएगी और बिलावजह हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना होगा। जो सुनकर लिंदोंग और उसके साथियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ये लोग नीचे उतरकर पैदल ही आगे की तरफ
बढ़ने लगे। जहाँ चलते चलते लिनोंग कह रहा था कि ये लियान वैली तो काफी ज्यादा बड़ी है, पता नहीं उस ट्रेजर का एंट्रेंस कहाँ पर होगा। ये सब कहते हुए अचानक से इन लोगों को पीछे तरफ से कुछ लोगों की फाइट की आवाजें सुनाई दी, जो सुनकर ये तीनों ही साइड पर जाकर छुप गए। जहाँ छुप कर इन्हें देखने को मिलता है कि असल में ये फाइट दो हाई रैंकिंग डायनेस्टीज के डिसाइपल्स के दरमियान हो रही है, जिस फाइट के दौरान कई सारे डिसाइपल मारे भी गए। लेकिन लिनोंग अपने दोस्तों से कहता है कि यकीनन इन लोगों को मालूम होगा कि उन ट्रेजर्स का एंट्रेंस कहाँ पर है, इसलिए हम लोगों को छुप छुप कर इन डिसाइपल्स को फॉलो करना होगा। जिस पर लिनोंग के दोस्त भी एग्री थे और ये लोग तेजी के साथ उन डिसाइपल्स को फॉलो करने लगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ उन दोनों ग्रुप ऑफ वॉरियर्स पर आ जाता है, जिनमें से ब्लैक कपड़ों वाले वॉरियर्स डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के वॉरियर थे। सामने की तरफ ब्लू कपड़ों वाले ज़ुआंगमिंग डायनेस्टी के डिसाइपल्स थे, जो कि डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के डिसाइपल्स को इन ट्रेजर हासिल करने से रोकना चाहते हैं। इसलिए ये दोनों ही ग्रुप्स के डिसाइपल यहाँ लियान वैली के एंट्रेंस के सामने ही एक दूसरे से फाइट करते हुए एक दूसरे की जान ले रहे थे। जहाँ पीछे की तरफ से दूर छुपकर लिनोंग और उसके साथी भी ये सारा नजारा देख रहे हैं, तभी अचानक उनकी नजर लियान वैली के एंट्रेंस पर भी पड़ चुकी थी, जिसके अंदर वो ट्रेजर्स मौजूद होंगे। इसलिए लिनोंग अपने दोस्तों को बताता है कि हमें वो ट्रेजर्स हासिल करने के लिए मौके की तलाश करके एंट्रेंस के अंदर जाना होगा। और इसी मौके की तलाश करते करते अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुआंगमिंग डायनेस्टी का एक वॉरियर पहुंच गया था, जिसका नाम हुआ यून है और वो 1 युआन निर्वाणा रेल्म का वॉरियर है, जिसने यहाँ पर आते ही अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कई सारे डिसाइपल्स को मारना शुरू कर दिया। थर्ड प्रिंस तो इस निर्वाणा कल्टिवेटर की पावर देखकर हक्का बक्का रह गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआ युआन यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस अटैक को रेडी करते हुए इससे पहले कि डिमोनिक रॉक डायनेस्टी पर दोबारा से हमला कर पाता, तभी अचानक उसकी इस अटैक को सामने की तरफ एक बहुत बड़ी चट्टान आते हुए ब्लॉक कर लेती है, जिसे देखकर तो थोड़ा सा हुआ युआन भी परेशान हो गया, क्योंकि ये अटैक ब्लॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि डिमोनिक रॉक डायनेस्टी का चेनमू था, जो कि 2 युआन निर्वाणा रेल्म का वॉरियर है, यानी कि उसका पावर लेवल हुआ युआन से थोड़ा सा ज्यादा था। इसलिए वो हुआ युआन को धमकी देते हुए कहता है कि शांत हो जाओ हुआ युआन, क्योंकि अगर तुम इसी तरह हमारे डिमोनिक रॉक डायनेस्टी से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करोगे तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लिनोंग भी अचानक से यहाँ पर इस चेनमू को देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि लो एक और निर्वाणा रेल्म का वॉरियर यहाँ पर आ गया, जबकि मोलिंग भी लिनोंग की बातों से एग्री करता था और वो बताता है कि हाई रैंकिंग डायनेस्टीज के निर्वाणा रेल्म कल्टिवेटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआ युआन ये बात तो अच्छे से जानता रहा कि चेनमू से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो चेनमू से कहता है कि आखिर तुम इस तरह से दादागिरी कैसे कर सकते हो, इस लियान वैली के अंदर जितने भी ट्रेजर है उनका कोई भी मालिक नहीं, क्या तुम चाहते हो कि वो सारे के सारे ट्रेजर तुम्हारी ही फैमिली को मिल जाए। जिस पर चेनमू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा और अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अगर तुम नहीं चाहते कि मेरी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दे तो अभी भी मौका है, यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनकर हुआ युआन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जानता रहा कि वो चेनमू के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो मजबूरन शांत होते हुए नीचे आ जाता है। जिस पर चेनमू को हंसी आ रही थी, वो यहाँ पर अपनी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के डिसाइपल्स को अंदर की तरफ भेज देता है और वो खुद हुआ युआन से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी औकात मालूम है। ये कहते हुए चेनमू भी फौरन से इंटरेस्ट के अंदर चला गया। दूसरी तरफ पीछे मौजूद हुआ युआन को तो काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था, इवन कि उसके डिसाइपल भी यहाँ पर उससे सवाल करते हुए कहते हैं कि ब्रदर हुआ युआन आखिर तुम्हें उसकी धमकी से इतना डर क्यों लगता है। इससे पहले कि हुआ युआन उन्हें कोई भी जवाब दे पाता, तभी अचानक उसने वहाँ पर लिनोंग और उसके साथियों की एनर्जी महसूस कर ली थी, जिन्हें वो फौरन से बाहर आने को बोलता है। जो सुनकर मिस वू और मोलिंग तो काफी ज्यादा घबरा चुके थे, वो दोनों तो यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लिनोंग हिम्मत दिखाते हुए खड़ा होकर हुआ युआन के सामने आने लगा, जो देखकर मजबूरन मोलिंग और मिस वू को भी लिनोंग का साथ देने के लिए आगे की तरफ आना पड़ता है। दूसरी तरफ हुआ युआन तो इन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर चुका, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ मामूली मैनिफेस्टेशन लेवल के वॉरियर्स थे, इसलिए वो इन लोगों से कहता है कि चलो यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन लिनोंग हुआ युआन से कहता है कि हम लोग यहाँ से वापस जाने नहीं आए, बल्कि हम लोगों को एंट्रेंस के अंदर जाना है, इसलिए हमारा रास्ता छोड़ दो। जिस पर हुआ युआन भड़कते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें लगता है कि तुम डिमोनिक रॉक डायनेस्टी का मुकाबला कर सकते हो। जिस पर लिनोंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि डिमोनिक रॉक डायनेस्टी का वो लड़का चेनमू, मुझे उसकी बातें याद है, उसने तुम्हें और तुम्हारे डिसाइपल्स को अंदर जाने से मना किया है, मुझे याद नहीं कि उसने मेरा और मेरे साथियों का नाम लिया हो। यहाँ लिनोंग को अपने से जबान लड़ाता हुआ देखकर हुआ युआन को तो काफी सारा गुस्सा आ गया। वो फौरन अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए तीसी के साथ यहाँ लिनोंग को पंच करने के लिए बढ़ गया, जहाँ वो कह रहा था कि एरोगेंट लड़के, तुम्हें अपने जुबान पर काबू रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग ने भी फौरन से अपनी निर्वाणा गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ इन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर काफी सारा एनर्जी अनलीश हुई, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हुआ युआन लिनोंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और लिनोंग ने आसानी के साथ उससे पीछे की तरफ धकेल दिया, जो देखकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे। लेकिन लिनोंग इसको साथ रुकता नहीं, वो फौरन से हवा में जंप कर देता है, जहाँ उसने अपने सेलेस्टियल हेवनली पाम टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया और वो अपनी इस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से सामने की तरफ मौजूद हुआ युआन पर हमला कर देता है, जिस अटैक को अपनी तरफ
बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ हुआयुन ने भी आइसबर्ग शील्ड को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ इन दोनों की अटैक एक दूसरे से टकरा चुके थे, जहाँ बेशक हुआयुन का आइसबर्ग शील्ड थोड़ी देर तक तो लिंदोंग की इसके अटैक के सामने टिक पाया, लेकिन लिंदोंग ने जैसे ही अपने पाम अटैक की एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज किया तो वो आइसबर्ग शील्ड एक बड़े से ब्लास्ट के साथ चकनाचूर हो गई। इवन कि हुआयुन भी पीछे की तरफ धकेला जाता है, जो करके दूसरी तरफ ऊपर खड़ा लिंदोंग अपने मन में कह रहा था कि बेशक हुआयुन काफी सारा स्ट्रॉन्ग निर्वाणा रैम का वॉरियर है, इसके साथ सीरियस फाइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। नीचे की तरफ मौजूद हम देखते हैं कि हुआयुन के ज़्वांगमिंग डायनेस्टी के वॉरियर्स भी ये देखकर बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते। वो लोग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हमें इस लड़के को सबक सिखाना ही होगा, इसने हमारे मास्टर पर हमला करने की कोशिश कैसे करी। जो कहती वो सारे के सारे डिसाइपल तीसी के साथ यहाँ लिंदोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे, पर तभी अचानक हुआयुन उन सब लोगों को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है, जो देखकर तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हुआयुन यहाँ धीरे से आगे की तरफ आकर लिंदोंग से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम हुआयुन है, मैं ज़्वांगमिंग डायनेस्टी का एक वॉरियर हूँ। लड़के तुम्हारे स्किल्स तो कमाल के हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर दूसरी तरफ लिंदोंग भी शांत होते हुए नीचे आकर उसे बताता है कि मैं यान डायनेस्टी का लिंदोंग हूँ। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद हुआयुन शरीफ बनते हुए कहता है कि लिंदोंग ब्रदर देखो, तुम्हारी और मेरी आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो इसलिए फाइट करने का भी कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें अंदर जाने से नहीं मना करूंगा, तुम चाहो तो अंदर जा सकते हो। हुआयुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके अपने डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा हैरान थे कि पता नहीं आखिर हुआयुन ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने दोस्तों के साथ सीधा सीधा एंट्रेंस की तरफ रवाना हो गया, जहाँ लिंदोंग और उसके दोस्तों को अंदर की तरफ जाता हुआ देखकर हुआयुन के चेहरे पर एक स्माइल थी, इसलिए उसके साथी उससे सवाल करते हुए कहते हैं कि हुआयुन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम एक मामूली से डायनेस्टी के लड़के के साथ इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो, और तुमने उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया, इवन कि उसने तुम्हारी बेइज्जती करी। जिस पर हुआयुन उसे बताता है कि ये लड़का कोई भी मामूली लड़का नहीं, बल्कि इसने निर्वाणा गोल्डन बॉडी अचीव कर ली है, जिसका मतलब कि ये अंदर मौजूद उस डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के चेनमू को बराबर की टक्कर देगा। और एक बार जब ये दोनों आपस में लड़कर इंजर्ड होते हुए एक दूसरे की जान ले लेंगे तो बीच में हमारे इंटरफियर करने का वक्त आएगा और हम लोग मौके का फायदा उठा लेंगे। इस तरीके से इस टेंपल के अंदर एंशिएंट सीक्रेट की हमारी होगी और एक बार फिर से हमारे ज़्वांगमिंग डायनेस्टी की जीत होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ टेंपल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग अपने साथियों के साथ अंदर आ चुका था और वो दिखता है कि ये टेंपल तो अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है। इस टेंपल के अंदर कई सारे फ्लोर्स थे, जहाँ नीचे की तरफ लिंदोंग की नजर डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के डिसाइपल्स पर भी पड़ गई थी, जिन्हें देखकर लिंदोंग अपने मन में कहता है कि यकीनन ये लोग भी स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री को ढूंढ रहे हैं, जिस तक इन लोगों से पहले हमें ढूंढना होगा। ये सब लिंदोंग अपने दोस्तों को बोलते हुए कहता है कि मूलिंग और मिस मू, तुम दोनों इस टेंपल के ऊपर वाले फ्लोर्स में स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री को तलाश करने की कोशिश करो, जबकि मैं और ज़ावियान नीचे की तरफ जाकर उस स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिस मू इस प्लान से एग्री नहीं थी, वो लिंदोंग से कहती है कि हमें साथ साथ रहना चाहिए, जिस पर लिंदोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, साथ रहना खतरनाक है, हम लोग जितने कम होंगे उतना ही छुपने में आसानी होगी, और अगर हमारा ग्रुप बड़ा हुआ तो हम लोग आसानी के साथ डिस्कवर हो सकते हैं। जिस बात से थर्ड प्रिंस भी एग्री करता था, इसलिए मिस मू यहाँ पर लिंदोंग की बात मानते हुए कहती है कि चलो ठीक है, फिर लिंदोंग अपना ख्याल रखना। लिंदोंग भी मिस मू की ये बात सुनने के बाद ज़ावियान को लेकर जंप करते हुए टेंपल के नीचे वाले फ्लोर्स में जाना शुरू कर देता है, जिसे मिस मू लगातार देखती जा रही थी। इसलिए थर्ड प्रिंस मिस मू से कहता है कि फिक्र मत करो, लिंदोंग को कुछ नहीं होगा, अभी हम लोगों को वो ऊपर वाले फ्लोर्स तक जाना चाहिए ताकि हमें वो ट्रेजर्स मिल सके। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग यहाँ छुप छुप कर एक्शन ले रहा था ताकि डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के वॉरियर की नजर में वो ना आए। इसी तरह साथ ही साथ वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ मूव करते हुए जल्दी से जल्दी उस पूरे टेंपल को देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि लिंदोंग को वो ट्रेजर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मिस्टर डाउ फौरन से बाहर आकर लिंदोंग को समझाते हुए बताते हैं कि लिंदोंग तुम खुद ही सोचो, जितना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर होगा उसके ऊपर से उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर आएगी, बताओ कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए। जिस पर लिंदोंग समझ गया था और हम देखते हैं कि वो फौरन अपने एंसेस्टर सील की पावर को एक्टिवेट करते हुए सोल आई से इस पूरी जगह को स्कैन करने लगा, जहां स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर को सेंस करते करते आखिरकार लिंदोंग को वो स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री की लोकेशन मिल चुकी थी। जो लोकेशन मालूम होते ही लिंदोंग फौरन से अपने दोस्तों को लेकर खुश होते हुए तीसी के साथ उसी स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री की तरफ बढ़ने लगा, जहां आगे की तरफ बढ़ते हुए लिंदोंग एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच गया था जहां सामने की तरफ चारों तरफ रूट्स ही रूट्स थे। लिंदोंग इन रूट्स टेंटिकल्स को सामने की तरफ से हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर मिस्टर डाउ लिंदोंग से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पूरे यकीन है कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। लिंदोंग ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, रास्ता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, पता नहीं वो क्या है। लिंदोंग का भी बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से कुछ रूट टेंटिकल्स ने तीसी के साथ लिंदोंग पर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करी, जिन हमलों को डॉज करते हुए लिंदोंग फौरन से साइड पर हट
गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिनोंग अपने बोनस्फीयर को निकालकर उन टेंटिकल्स को काटते हुए यहाँ से बचने की भी कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ इन हमलों की वजह से हम देखते हैं कि पूरे के पूरे टेंपल में ही हलचल मच चुकी थी। इसलिए डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के डिसाइपल उसी अर्थक्वेक की सोर्स की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग भी उस मुश्किल से बचता बचता भाग कर आखिरकार एक दूसरी लोकेशन पर पहुंच चुका था, जहां पहुंचकर सामने की तरफ देखते ही लिनोंग की आंखें पटी की पटी रह चुकी थी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री मौजूद है, जो ट्री स्पिरिट एनर्जी की वजह से गोल्डन कलर का चमक रहा था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।